इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, यानी कि जो हमारे प्राकृतिक वनस्पति जिन्हें हम कहते हैं उनके बारे में, और वन्य जीवों के बारे में। तो आइए इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं ताकि हम इन चीज़ों को सही तरीके से समझ सकें और एग्जामिनेशन में आप आंसर करने पाएँ। तो देखिए, अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर की शुरुआत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व किया है। इसका मतलब कि आप कभी स्कूल जाते हैं या फिर किसी पार्क में जाते हैं या कभी फील्ड जाते हैं, तो वहाँ पर आपने ये ऑब्जर्व किया है कि वहाँ पर ट्रीज मौजूद हैं या फिर बुशेस मौजूद हैं, ग्रासेज हैं, बर्ड्स हैं, या फिर और भी किसी तरीके के जानवर वहाँ पर आपको मौजूद होते हैं। तो आप अगर उन सभी के बारे में सोचें और उन सभी को एक तरीके से अपने दिमाग में अभी उनके इमेज अपने सामने लाएं, तो आप एक तरीके से सोचिए कि क्या वो सिमिलर हैं या फिर उनके बीच में किसी भी तरीके का वेरिएशन है। तो आप ये पाएंगे कि उनके बीच में काफ़ी वेरिएशंस हैं। प्लांट्स एक तरीके से अलग हो गए, जानवर अलग हो गए, जानवरों में भी कई तरीके के वेरिएशन हैं, प्लांट्स में भी कई तरीके के वेरिएशन हैं। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जो जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। तो उसी तरीके से आप सोचें कि आपने एक छोटा सा इलाका देखा, अपना स्कूल देखा, फील्ड देखा या फिर किसी पार्क को देखा, तो वहाँ पर इतना अगर वेरिएशन है, तो आप सोचिए कि इंडिया जो कि इतना बड़ा देश है, बहुत ही बड़ा देश है, वहां पर कितने तरीके के बायोफॉर्म्स अवेलेबल होंगे, यानी कितना ज्यादा वेरिएशन होगा, कितने तरीके के जीव जंतु पूरे इंडिया में मौजूद होंगे। तो देखिए, वही यहां पर बताया गया है कि इंडिया जो है, जो हमारा देश है, वहां वो जो है वो वर्ल्ड के टॉप 12 बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में आता है। यानी कि 12 जो टॉप 12 देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा वेरिएशन है जीव जंतुओं में, उनमें से एक है। तो देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 47,000 प्लांट स्पीसीज हैं, और इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में 10th प्लेस आता है और एशिया में 4th प्लेस आता है प्लांट डाइवर्सिटी के मामला में। और वहीं अगर हम बात करें तो देखिए, जो फ्लावरिंग प्लांट हैं उनके 15,000 स्पीसीज इंडिया में मौजूद हैं, और पूरे वर्ल्ड का ये 6% जो स्पेसीज हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। और इंडिया की अगर हम बात करें तो उसमें इंडिया में बहुत सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, जैसे कि फर्न्स हो गए, अलगी हो गए, फंगी हो गए, इस तरीके से। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, इंडिया जो है उसके पास करीब 90,000 स्पीसीज है एनिमल्स के, और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा वेरिएशन है फिश के मामले में भी, चाहे वो फ्रेश वाटर के फिश हो या फिर मरीन वाटर के फिश हो। और इसके आगे एक चीज़ आपको समझाया गया है, और वो है नेचुरल वेजिटेशन का डेफिनेशन। यहाँ पर देखिए, नेचुरल वेजिटेशन या फिर वर्जिन वेजिटेशन का डेफिनेशन दिया गया है, उसको मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया, नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, अगर आप अपने गार्डन में कोई अगर घास लगाते हैं तो उससे हम अपना एक तरीके से नेचुरल वेजिटेशन या फिर वर्जिन वेजिटेशन हम नहीं कहते हैं। मान लीजिए कोई जंगल है जहां पर कोई आदमी नहीं जाता है, कोई इंसान नहीं जाता है, और उसको किसी भी तरीके का हेल्प नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, आप उसे पानी नहीं देते हैं, आप वहां पर किसी भी तरीके का हेल्प नहीं करते हैं, चाहे आप वहां पर प्लांट नहीं लगाते हैं, कुछ हेल्प नहीं करते हैं, वो जो प्लांट है वो खुद ब खुद अपने आप वहां पर उगा हुआ है। और सिर्फ एक प्लांट की यहां पर नहीं बात हो रही है, एक पूरा इलाका। तो उस पूरे इलाके को, यानी जो पूरा वेजिटेशन है, पूरा इलाके का वेजिटेशन, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन तब कहते हैं जो वो खुद ब खुद वहां पर पनपे, वहां पर खुद ब खुद वो जन्मे। यानी कि ह्यूमन का जो हेल्प है, वहां पर किसी भी तरीके का ह्यूमन द्वारा हेल्प नहीं दिया गया है, और इसी चीज को हम वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जो क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं, यानी जो किसान जो क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं, या फिर जो फ्रूट्स हम उगाते हैं, या फिर जो ऑर्कार्ड्स उगाते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये सभी वेजिटेशन का तो हिस्सा हैं, लेकिन ये नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन होता है, ह्यूमन जो है इसमें पार्टिसिपेट करता है, और ह्यूमन जो है वो इसको हेल्प करता है। तो इसलिए हम उसे नेचुरल वेजिटेशन या फिर वर्जिन वेजिटेशन नहीं कहते हैं। तो इसके अगर हम बढ़ें तो आगे यहाँ पर दो वर्ड समझाए गए हैं, फ्लोरा और फौना। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर ये फ्लोरा और फौना होता क्या है। तो देखिए, अगर हम फ्लोरा की बात करें तो फ्लोरा जो है वो एक खास रीजन, एक पार्टिकुलर रीजन या फिर पार्टिकुलर पीरियड के प्लांट्स को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है।
इसका मतलब ये हुआ कि आप एक खास इलाके में जाते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए किसी पहाड़ी इलाके में चल गए, तो उस खास इलाके में जो प्लांट्स उगते हैं या फिर वहाँ पर मौजूद हैं, जो पौधे मौजूद हैं या फिर कोई वहाँ पर घास मौजूद है, तो उन सभी को हम फ्लोरा में इंक्लूड करते हैं। यानी कि उस खास इलाके के प्लांट्स को या फिर जो पौधे हैं या फिर जो फ्लावर्स हैं उन सभी को हम फ्लोरा में इंक्लूड करेंगे। वहीं आप किसी चल गए किसी खास इलाके में, वहाँ पर कई तरीके के एनिमल्स मौजूद हैं, तो उस खास इलाके के एनिमल्स को हम, एनिमल के स्पेसीज को हम फौना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए चले जाते हैं आप हिमालय के रीजन में, तो वहाँ पर किसी खास तरीके के आपको पेड़ देखने को मिलेंगे, कोई आपको खास वहाँ पर आपको पौधा देखने को मिलेगा, तो हम कहेंगे कि ये देखिए ये हिमालय का फ्लोरा है। और वहीं अगर आप हिमालय पर जाते हैं और वहाँ पर आपको कुछ खास आपको जानवर देखने को मिलते हैं, तो हम कहेंगे कि देखिए ये जो पूरा है ये आपका हिमालय के फौना में इंक्लूड होते हैं। तो ये एक एग्जांपल मैंने बताया, तो इस चीज़ से आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो देखिए जो काफ़ी ज़्यादा हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है फ्लोरा और फौना में, फौना किंगडम में, यानी कि फौना में भी बहुत सारे आपको डाइवर्सिटीज़ हैं, या फिर फ्लोरा की बात करें, फ्लोरा में भी आपको बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत तरीके के प्लांट्स हैं, तो उसके कई सारे फैक्टर्स हैं। तो आइए अब हम उन फैक्टर्स को देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके वजह से हमें इतना वेरिएशन देखने को मिलता है प्लांट्स के बीच में या फिर हमारे एनिमल्स के बीच में। तो देखिए हमारे सामने यहाँ पर पहला फैक्टर है और वो है रिलीफ। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर ये रिलीफ होता क्या है, रिलीफ का मतलब क्या है। तो रिलीफ को अगर हम हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें तो हिंदी में इसे हम धरातल कहते हैं, और इसका डेफिनेशन हिंदी में अगर हम बात करें तो इसका डेफिनेशन होता है कि किसी एक खास इलाके में या फिर कोई रीजन में जो हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम रिलीफ कहते हैं। तो इससे शायद आप नहीं समझे होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक खास इलाके को देखें जहां पर जो जमीन है वो एक तरीके से पथरीली जमीन है, और वहां पर जो डिफरेंस है वो इस तरीके का आपको जमीन आपको देखने को मिलता है, तो ये एक तरीके का रिलीफ हो गया। और वहीं दूसरे जगह पर आप जाते हैं, वहां पर आपको जमीन जो है वो बिल्कुल फ्लैट है और वहां का जो मिट्टी है वो एक बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, तो इसी चीज को हम रिलीफ कहते हैं कि देखिए जमीन फ्लैट है और मिट्टी क्या है, उपजाऊ होती है। ये दूसरे तरीके का रिलीफ हो गया। तो रिलीफ में कई सारी चीजें इंक्लूड होते हैं कि जैसे लैंड कैसा है, लैंड ऊंचा नीचा है या फिर लैंड आपको फ्लैट है, या फिर वहाँ की मिट्टी कैसी है, मिट्टी आपको वहाँ पर उपजाऊ है या फिर पथरीली मिट्टी है या लाल मिट्टी है। इस तरीके की सभी चीज़ें यहाँ पर रिलीफ में इंक्लूड होकर हम उसे रिलीफ कहते हैं। तो इसके आगे हम बढ़ें तो रिलीफ में भी कई दो चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है, लैंड और सॉइल, कि लैंड किस तरीके से प्रभावित करता है वेजिटेशन को, और वहीं हमारा जो सॉइल है वो किस तरीके से वेरिएशन को प्रभावित करता है। तो आइए हम सबसे पहले लैंड को देख लेते हैं। लैंड जो है वो नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली भी प्रभावित करता है और इसके साथ ही इनडायरेक्टली भी प्रभावित करता है। वो कैसे? तो आप ही सोचिए कि अगर हम दो तरीके के लैंड को कंपेयर करें, एक तरफ हमारा जो है रेगिस्तान है, जैसे कि हमारा राजस्थान का थार रेगिस्तान हो गया, उसके कंपैरिजन में आप यूपी के गंगा किनारे की जो ज़मीन है उन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो क्या इन दोनों ज़मीन पर एक ही पौधा उग सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। राजस्थान में आप जाएंगे तो वहां पर आपको कैक्टस आसानी से उगता है, लेकिन वहीं अगर आप आते हैं यूपी के गंगा किनारे के रीजन में तो वहां पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे पौधे देखने को मिलेंगे। तो इसी चीज़ से आप समझ गए हो कि जो लैंड है वो किस तरीके से प्रभावित करता है वेजिटेशन को। इसके साथ ही अगर आप जाते हैं हिमालय के रीजन में, तो हिमालय के रीजन में जो पौधे उगेंगे वो जनरली आपको देखने को नहीं मिलेंगे यूपी के गंगा किनारे के रीजन में, जहां पर पानी बहुत ही अच्छी तरीके से मौजूद है और जहां पर जो लैंड है वो फ्लैट है। उसी तरीके से अगर आप कंपेयर करें दूसरे रीजन से, जैसे कि आपका पथरीला जो पठार का रीजन हो गया या फिर आपको जो पथरीले रीजन है, उन सभी को अगर आप कंपेयर करें तो आप समझ गए होंगे कि देखिए अगर अलग अलग तरीके के जो लैंड है वहां पर अलग अलग तरीके का वेजिटेशन ग्रो होता है, नेचुरल वेजिटेशन वहां पर ग्रो होता है। तो देखिए इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि जो लैंड का नेचर है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है कि उस रीजन में किस तरीके का वेजिटेशन ग्रो होगा। फॉर एग्जांपल जैसे फर्टाइल लैंड है वहाँ उसको जनरली यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, वहीं जो हमारा अंड्यूलेटिंग लैंड है या फिर रफ टेरेन है वहाँ पर जनरली आपको ग्रास लैंड देखने को मिलेंगे या फिर वुडलैंड देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर वही ग्रो होते हैं। और इसके अलावा कई तरीके के वाइल्ड लाइफ को ये एक तरीके से शेल्टर देता है या फिर घर देता है। और इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट फैक्टर को, तो देखिए नेक्स्ट फैक्टर है सॉइल। तो देखिए सॉइल जो है वो
अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का होता है, और अलग अलग तरह का सॉइल जो है वो अलग अलग तरीके के वेजिटेशन को एक तरीके से बेस प्रोवाइड करता है। वहीं अगर आप एग्जांपल में देखें, जो सैंडी सॉइल है डिजर्ट का, यानी रेगिस्तान के जो सैंडी सॉइल है जहां पर आपको सैंड देखने को मिलता है, वहां पर आपको आसानी से कैक्टस या फिर जो बुशेज होते हैं वो ग्रो होते हैं। वहीं अगर आप डेल्टाइज सॉइल की बात करें या फिर जो वेट या मार्शी सॉइल है, वहां पर आपको मैंग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं वो ग्रो होते हैं। इसके साथ ही वहाँ पर डेल्टाइक वेजिटेशन, आपको अलग तरीके का वेजिटेशन ग्रो होता है। और इसी तरीके से जो हिल स्लोप्स हैं, यानी जो पहाड़ों के स्लोप हैं जहाँ पर जो डेप्थ है सॉइल का वो काफ़ी कम है, वहाँ पर आपको कॉनिकल ट्रीज देखने को मिलते हैं। तो इस चीज़ से आप समझ गए होंगे कि जो सॉइल है उसकी क्वालिटी और उसकी वेराइटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है कि एक खास रीजन में किस तरीके का वेजिटेशन जो है वो ग्रो होगा। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फैक्टर, और वो है क्लाइमेट। देखिए, क्लाइमेट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में कि आखिर टेम्परेचर किस तरीके से नेचुरल वेजिटेशन को प्रभावित करता है, यानी कि फ्लोरा और फौना को किस तरीके से वो प्रभावित करता है। तो देखिए, जो वेजिटेशन है उसका कैरेक्टर और उसका एक्सटेंट एक तरीके से डिटरमाइन किया जाता है टेम्परेचर द्वारा, और इसके साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो है ह्यूमिडिटी इन एयर, प्रेसिपिटेशन और सॉइल। तो ये सभी मिलकर एक तरीके से डिटरमाइन करते हैं कि किसी एक खास इलाके में वेजिटेशन जो है वो कैसा होगा और कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें हिमालय के स्लोप की या फिर जो पेनिनसुला में जो हिल्स हैं उसके स्लोप की, और अगर हम 915 मीटर्स के ऊपर चले जाएं, चाहे हम हिमालय रीजन में चले जाएं या फिर पेनिनसुला रीजन में चले जाएं, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर का फॉल होगा उतने हाइट के ऊपर जाने की वजह से, तो इस चीज़ की वजह से जो वेजिटेशन है उसका टाइप जो है वो प्रभावित होगा और उसका ग्रोथ भी प्रभावित होगा। और वहाँ का जो एक तरीके से क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट से चेंज होकर सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर में चला जाएगा, और वहाँ का जो वेजिटेशन है वो अल्पाइन वेजिटेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया गया है जिसमें अलग अलग तरीके के वेजिटेशन जोन्स दिखाए गए हैं, और इसमें आपका ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है और अल्पाइन है। इस चार्ट को आप पढ़ लें, आप इनके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो। इसके बाद अब हम नेक्स्ट फैक्टर पढ़ते हैं, और वो है फोटो पीरियड, जिसे कि हम सिंपली सनलाइट भी कह सकते हैं। तो देखिए, सनलाइट के बारे में हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखिए, सनलाइट के बारे में हम यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए सनलाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सनलाइट दिन में कितनी देर मिलता है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि अगर मान लीजिए कुछ जगह होते हैं जहाँ पर 4 घंटे सनलाइट सिर्फ मिलता है दिन में, कुछ जगह होते हैं जहाँ पर 8 घंटे मिलता है, कुछ जगह होते हैं जहाँ पर 12 घंटे मिलता है। तो इसी चीज़ से आप सोचें कि एक जगह है जहां पर सिर्फ 4 घंटे प्लांट को सनलाइट मिलते हैं, वहां पर प्लांट ज्यादा ग्रो करेगा, या फिर एक जगह है जहां पर 12 घंटे सनलाइट मिलते हैं वहां पर ज्यादा ग्रो करेगा? तो सिंपल सी बात है कि 12 घंटे जहां पर आपको सनलाइट मिलता है वहां पर प्लांट जो है वो ज्यादा ग्रो करेंगे। और ये जो चीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जगह हैं दुनिया में जहां पर जो सनलाइट है वो काफ़ी कम मिलता है, और कुछ जगह है जहां पर सनलाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है। और ये चीज़ आपको डिपेंड करती है लैटिट्यूड के ऊपर, एल्टीट्यूड के ऊपर, सीजन के ऊपर, और जो दिन है उसका ड्यूरेशन कितना है इस चीज़ के ऊपर। और देखिए, अगर हम बात करें तो अगर दिन जो है वो लंबा होगा तो उसकी वजह से जो सनलाइट है वो ज़्यादा आपको ज़्यादा देर के लिए मिलेगी और ज़्यादा मिलेगी, तो इस वजह से जो ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा फास्ट ग्रो करेंगे। तो सिंपली आप अगर ध्यान दें तो आपको जो ठंडे के दिन होते हैं इंडिया में, वहाँ पर जो सनलाइट है वो कम देर के लिए मिलता है, जो दिन होता है वो छोटा होता है। और वहीं अगर आप समर सीजन की बात करें तो समर सीजन में जो दिन है वो ज़्यादा बड़ा होता है और सनलाइट जो है वो ज़्यादा देर के लिए मिलता है। तो इस वजह से जो ट्रीज़ हैं वो समर सीजन में ज़्यादा फास्ट ग्रो करते हैं। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे जो नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पर बात की जा रही है, नेक्स्ट फैक्टर है हमारा प्रेसिपिटेशन, जिसे कि सिंपली अगर हम बात करें तो इसे हम बारिश कहते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो ज़्यादातर जो बारिश होती है, एक तरीके से हम इंटायर ही बारिश की बात करें तो ये आपको एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा लाई जाती है, जो कि आपको जून से सितंबर के बीच में आता है। और इसके साथ ही जो रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून है उसके द्वारा भी कुछ बारिश आपको देखने को मिलती है कुछ रीजन्स में। तो देखिए, जो एरियाज़ हैं जहाँ पर हेवी रेनफॉल होता है वहाँ पर आपको ज़्यादा डेंस वेजिटेशन देखने को मिलता है उन एरियाज़ के कंपैरिजन में जहाँ पर आपको लेस रेनफॉल होता है। यानी कि जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर जो वेजिटेशन है वो ज़्यादा डेंस होता है, ज़्यादा घना होता है। वहीं अगर आप बात करें उन एरियाज़ की जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ पर जो वेजिटेशन है वो काफ़ी एक तरीके से उतना डेंस नहीं होता है। तो आपने ये कभी सोचा है कि जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? आखिर
आखिर हम इतना क्यों बात कर रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, प्लांट्स के बारे में, पौधों के बारे में, उनको होना इतना ज़रूरी क्यों है? उसका रीज़न ये है कि जो फॉरेस्ट है वो एक तरीके से रिन्यूएबल रिसोर्स हैं एक तरीके के, और एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे इन्वायरमेंट के क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। और इसके साथ ही वो लोकल क्लाइमेट को मॉडिफाई करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं, स्ट्रीम फ्लो को रेगुलेट करते हैं, और इसके साथ ही बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए सपोर्ट या फिर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जो अपने लाइवलीहुड के लिए भी प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, यानी कि हमारे फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो है ये विंड फोर्स को भी कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं, या फिर जो टेम्परेचर है उसको भी कंट्रोल करते हैं, और इसके साथ ही रेनफॉल को भी कॉज होने में यानी बारिश होने में भी हेल्प करते हैं। और इसके साथ ही ये जो है यानी जो फॉरेस्ट है वो जो फॉरेस्ट है वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है, और इसके साथ ही वाइल्ड लाइफ जो है उसको एक तरीके का शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो सिंपली आप अगर सोचें कि आपके आसपास जितने भी जंगल हैं ना हो, बिल्कुल ही एकदम रेगिस्तान जैसी स्थिति हो, तो उस कंडीशन में क्या वहाँ पर कोई भी एनिमल ग्रो कर सकता है या फिर एनिमल रह सकता है? तो बात है बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पर फॉरेस्ट है तभी वहाँ पर किसी भी जानवर के एक तरीके से रहने की स्थिति वहाँ पर मौजूद है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखे गए हैं सेवरल फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि कल्टीवेटेड लैंड की ज़्यादा डिमांड होने की वजह से, तो अब लोग जो है वो खेती ज़्यादा करना चाहते हैं, तो इसलिए लोग जो हैं वो जाते हैं और पेड़ को सीधे काट देते हैं और पूरे जंगल को साफ कर देते हैं। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंज हमें फॉरेस्ट में देखने को मिला है। इसके साथ ही जो इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर जो माइनिंग है, इन सभी के डेवलपमेंट की वजह से भी, या फिर जो अर्बनाइजेशन है, या फिर जो पास्चर्स उसके ओवरग्रेजिंग की वजह से भी हमें फॉरेस्ट में काफी ज्यादा चेंज देखने को मिला है, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं कि डिग्रेडेशन हमें देखने को मिला है। तो देखिए जो वेजिटेशन है, जो इंडिया का जो वेजिटेशन कवर है वो उसके लार्ज पार्ट में वो एक तरीके से अब नेचुरल नहीं रहा है। नेचुरल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया के ज़्यादातर इलाकों में अब ह्यूमन का जो है वो इंटरफेरेंस काफ़ी बढ़ चुका है। और कुछ इलाकों को अगर हम छोड़ दें, जैसे कि वैसे इलाके हिमालय के जहाँ तक अभी लोग नहीं पहुँच पाए हैं या फिर आसानी से नहीं पहुँच सकते हैं, या फिर जो हिली रीजन्स है सेंट्रल इंडिया के, या फिर मरुस्थली जो वैसे इलाके हैं जहाँ पर लोग अपना इंटरफेरेंस नहीं करने पाए हैं, वहीं पर हमें नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलता है। उसके अलावा जितने भी इलाके हैं वहां पर जो वेजिटेशन है वो अब नेचुरल नहीं रह गया है, और जो वेजिटेशन है वो ज़्यादातर एरियाज का उसको किसी ना किसी पॉइंट पर मॉडिफाई किया गया है या फिर अफेक्ट किया गया है। और सिंपली अगर हम कहें तो सिंपली वर्ड हम कहेंगे डिग्रेड किया गया है, क्योंकि सिंपली हमें ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर लोग जो हैं वो सिर्फ पेड़ों को काटते हैं, उसको पेड़ लगाने की या फिर जो पेड़ को ग्रो करने की, इस चीज़ का जो हमें एक तरीके से एक्सटेंड देखने को मिलता है वो इतना नहीं है जितना कि स्पीड में पेड़ को काटा जाता है या फिर जंगलों को साफ किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो किसी एक एरिया में लिविंग थिंग भी पाए जाते हैं और नॉन लिविंग थिंग भी पाए जाते हैं। जैसे कि नॉन लिविंग थिंग में आप देख सकते हैं एयर है, सनलाइट है, सॉइल है, वाटर है, और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स जिसे हम लोग कहते हैं। तो किसी एक खास एरिया में जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वह लिविंग थिंग्स से इंटरेक्ट करता है और एक सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। तो आप जैसे उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं, एक डिजर्ट का इकोसिस्टम हो सकता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो सकता है, साथ ही साथ एक पॉन्ड इकोसिस्टम हो सकता है। तो इस प्रकार से जो इकोसिस्टम है उसको कौन निर्धारित करता है? तो किसी एक एरिया के इकोसिस्टम को वहाँ का जो नॉन लिविंग थिंग है वह निर्धारित करेगा। अब देखिए वहाँ का जैसा नॉन लिविंग थिंग होगा उसी प्रकार का वहाँ वेजिटेशन होगा, और जैसा वहाँ का वेजिटेशन होगा उस प्रकार से वहाँ एनिमल्स निवास करेंगे। तो इस प्रकार से यह इकोसिस्टम कहा जाता है। प्लांट्स अकर इन डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ कम्युनिटीज इन एरियाज हैविंग सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो आप जानते हैं कि एक सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन में खास ग्रुप ऑफ प्लांट रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, आप उदाहरण लीजिए, हिमालयन क्षेत्र में देख सकते हैं वहाँ पर पाइन ट्रीज के ग्रुप पाए जाते हैं। वहाँ पर एक खास कम्युनिटी ऑफ प्लांट पाया जा रहा है, पाइन प्लांट। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, बहुत ठंडा होता है। ठीक इसी प्रकार डेजर्ट में आप देखिए तो वहाँ पर कैक्टस पाए जाते हैं। तो वहाँ एक खास कम्युनिटी यानी कि कैक्टस पाए जाएंगे, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ क्या होता है, उसी प्रकार का होता है जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में कैक्टस वहाँ पर रह सकता है। तो इस प्रकार से देखें कि एक खास क्लाइमेटिक कंडीशन में खास कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स
वहाँ पर उगते हैं और वे वहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द नेचर ऑफ द प्लांट्स इन एन एरिया टू अ लार्ज एक्सटेंट डिटरमाइंस द एनिमल लाइफ इन दैट एरिया। तो जिस प्रकार का वहाँ वेजिटेशन होगा उस प्रकार का वहाँ एनिमल लाइफ भी पाया जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन होगा उस प्रकार का वहाँ वेजिटेशन होगा और साथ ही साथ एनिमल लाइफ पाया जाएगा। When the vegetation is altered, the animal life also changes. यदि वहाँ का वेजिटेशन यदि चेंज होगा तो एनिमल लाइफ भी चेंज होगा। जैसे आप एक फॉरेस्ट एरिया ले सकते हैं, फॉरेस्ट एरिया का वेजिटेशन अलग होता है तो वहाँ के जो एनिमल हैं वह भी अलग होते हैं। आप एक डिज़र्ट एरिया ले लें तो वहाँ पर जो वेजिटेशन होता है वह अलग होता है तो वहाँ के एनिमल भी क्या होते हैं, बहुत अलग होते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स भी बोलते हैं, वो वहाँ के लिविंग थिंग्स से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा और एक सिस्टम बनाएगा। तो यहाँ पर यही यहाँ लिखा भी हुआ है, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड टू ईच अदर इन देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। मतलब जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं किसी एक खास एरिया के, वे इंटरडिपेंडेंट होते हैं और इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, साथ ही वहाँ के फिजिकल इन्वायरमेंट से। तो इसका इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। दस फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इकोसिस्टम का निर्माण होता है, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। तो यहाँ पर यह लिखा गया है कि ह्यूमन बींग भी इकोसिस्टम का क्या है, एक खास पार्ट है। तो जो भी लिविंग बींग्स हैं वह इकोसिस्टम के पार्ट होते हैं, वहाँ के जो खास इकोसिस्टम है उसके वे एक अंग होते हैं। हाउ डू द ह्यूमन बींग्स इन्फ्लुएंस द इकोलॉजी ऑफ अ रीजन। तो ह्यूमन कैसे एक रीजन के इकोलॉजी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ह्यूमन जो है वह उस कहीं भी रहता है, वह उस इकोसिस्टम से इंटरेक्ट करता है, वहाँ के चीज़ों को वह यूज़ करता है। यदि वह वहाँ के चीज़ों का शोषण और दोहन करना शुरू करे तो वह उसके इकोलॉजी को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। दे यूटिलाइज द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ह्यूमन क्या करेगा, किसी एक खास जगह की वेजिटेशन को उपयोग कर रहा है, वाइल्ड लाइफ को उपयोग कर रहा है। द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स लीड्स टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज, दे कट द ट्रीज एंड किल द एनिमल्स क्रिएटिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो यहाँ से यदि आपको प्रश्न आता है कि कैसे एक ह्यूमन बींग इकोलॉजी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो आप देख सकते हैं कि अपने लालच में आकर यदि ह्यूमन बींग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटना शुरू कर दे, वहाँ के जो वेजिटेशन है उसको समाप्त करना शुरू कर दे, वहाँ के जो जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर दे, एनिमल को किल करना शुरू कर दे, तो वह इकोलॉजी को क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा। एज ए रिजल्ट सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव रीच्ड द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल एक्सटिंक्शन के कगार पर यानी कि विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं बिकॉज ऑफ द ह्यूमंस। Do you know that a very large ecosystem on land having distinct type of vegetation and animal life is called biome? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से एक प्रश्न है, बायोम किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा भी यहाँ पर दिया गया है, इट इज़ अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम। ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ, जिसमें खास डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन पाया जाता है और एनिमल लाइफ पाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बायोम। तो इसके बाद के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।